नमस्कार। झारखंड विधानसभा में कल राज्य का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बजट पेश किया और ये बजट करीब 91,277 करोड़ रुपए का बजट है। इस बजट में क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं और किस तरीके से इस बजट को जो विशेषज्ञ हैं या जानकार हैं वो क्या मानते हैं कि किस तरीके से ये झारखंड का जो आने वाला साल है उसमें किस तरह से इसका आउटकम दिखेगा, इसका क्या फलाफल नजर आएगा, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। चाहे वो कृषि क्षेत्र में क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं, शिक्षा प्रावधान है बजट में, और करों का जो अंशदान है वो किस तरीके से आएगा, और जो बजट पेश किया गया उसमें किस तरीके से घाटे की भरपाई करने की कोशिश की गई है और कोरोना काल से किस तरह से एक तरह से उबरने का प्रयास भी दिखाया गया बजट में। इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्टूडियो में मौजूद हम दोनों मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। अंकित शुक्ला जी हैं, भास्कर के स्टेट हेड हैं, और विनय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं और यूएनआई के विशेष संवाददाता यहाँ पर हैं। तो दोनों से पहला सवाल, विनय जी, किस तरीके से बजट आप लगातार, क्योंकि विधानसभा को आप कवर करते हैं, और जो झारखंड में जिस तरीके का बजट अगर गैप के बाद इस सरकार का जो ये बजट है, जो आंकड़ा बजट का उन्होंने पेश किया है, उससे लगता है कि आने वाले समय में इसका एक आउटकम बेहतर निकलेगा? निश्चित रूप से पहली बार आउटकम बजट, 11 विभागों का आउटकम बजट पेश किया गया है। 91,277 करोड़ का कुल बजट है और 11 विभाग का आउटकम क्या है कि उससे क्या लाभ होगा वो भी पता चलेगा। बजट से क्या फायदा होने वाला है, क्या लाभ निकल के आने वाला है। तो 11 विभाग पहली बार इस तरह का प्रयोग किया गया। और कल मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दीर्घकालिक बजट है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया गया है। ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इसमें विशेष प्रावधान है, इसलिए ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। खास करके महिलाओं के विकास के लिए, पिछड़ों के, दलितों के विकास के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। और ये गांव ओरिएंटेड बजट आप इसको कह सकते हैं। तो गांव पर फोकस है। और इस तरह से जैसे दिव्यांगों के लिए पेंशन, वृद्धावस्था लोगों के लिए पेंशन स्कीम का दायरा बढ़ाया गया है। सस्ते दर पर लुंगी साड़ी देने की योजना बनाई गई है, बहुत ही कल्याणकारी योजना है। तो ये सरकार फोकस ग्रामीण क्षेत्र रहा, ग्रामीण क्षेत्र फोकस रहा है। विनय जी, आपसे हम चर्चा करेंगे। अंकित जी से पहला एक कमेंट हम लेते हैं कि जो बजट में आउटकम का एक जो प्रोविजन इस बार किया गया और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने, हालांकि उसके बाद हम विपक्ष की भी बात करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन पहला कमेंट अगर आपके नजरिए से हम देखें तो अगर हम बजट को कहें कि किस तरीके का ये बजट होगा, कि झारखंड जैसे राज्य जो हम कह सकते हैं कि ग्रोइंग स्टेट है, तो वैसे में इस तरह से बजट क्या आउटकम आएगा? देखिए, बजट को अगर आप, बजट सिर्फ दस्तावेज नहीं है, बजट सरकार की सोच है। और क्राइसिस पीरियड को फेस करके हम बाहर आ रहे हैं क्राइसिस पीरियड से, उसमें कुछ भी इमिनेंट इमीडिएटली होना और ना उसके लिए प्रावधान करना संभव भी नहीं है। तो जो दीर्घकालिक योजना इनका फोकस है वो लंबे समय में विद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें बदलाव लेकर आएगा। और रही बात आउटकम बजट की, तो देश में पहली बार ये प्रयोग किया गया है। देखिए, जब सिचुएशन असाधारण हो तो असाधारण ही प्रयास करने पड़ते हैं। तो आउटकम बजट ही बेसिकली रिजल्ट ओरिएंटेड बजट जिसे कहते हैं, नतीजोन्मुख बजट तय किया गया है 11 बड़े का। इसमें बेसिकली तय हो जाएगा या तय कर लिया गया है कि रिजल्ट ऐसा आना है, और सारी ड्राइव, जो सारा एफर्ट होगा वो उल्टी गिनती से आप देखिए अगर शुरू होगा। टारगेट को अचीव करने के लिए जो प्रयास किए जाएंगे वो लिस्टेड है। तो प्लानिंग स्मूथ हो जाएगी, आपकी डिलीवरी निश्चित है, तो प्लानिंग उस हिसाब से मुफीद हो जाएगी और आप अपने टारगेट्स को टेंजिबली हासिल कर सकते हैं। एक चीज और, जैसे बजट का जो आंकड़ा ठीक है 91,000 करोड़ के आसपास का है, लेकिन जो पैसे जो आने हैं उसमें लगभग 1/4 जो डिपेंडेंसी है, विनय जी उसके बाद हम अंकित जी के पास आएंगे, वो लगभग 1/4 जो इनका टैक्स का जो पैसा आना है वो करीब 24.17% वो सेंट्रल टैक्सेस से आने पैसे। तो आप कह सकते हैं कि आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा सेंटर पे, आपका अपना जनरेशन उस तरह से नहीं है। देखिए, जीएसटी के बाद तो केंद्र से ही पैसा मिलना है, क्योंकि अब जो सिस्टम करों का हो गया तो उसमें जीएसटी का बहुत बड़ा रोल है। तो जीएसटी से पैसा आना है तो वो उसमें तो प्रावधान है, राज्यों को क्या मिलना है, क्या उसके लिए तो व्यवस्था की गई है। तो वो पैसा तो आपको आएगा। तो जो आपका शेयर है वो शेयर मनी तो आपका आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आप टारगेट किए हुए हैं कि हम स्टेट में जो पैसा लाएंगे वो आप कितना लाने में राजस्व सफल हो पाते हैं, इस पर डिपेंड करता है। केंद्र से जो मिलना है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप अपना अचीव कर लेते हैं तो जो बजट रखा गया है 91,277 करोड़ का, तो वो आप अचीव करेंगे और तब
आप उसको विकास कार्यों में खर्चा कर पाएंगे। लेकिन होता क्या है कि बजट बनता है, जैसे पिछली बार बजट हालांकि कोरोना का रहा 2020-21 का बजट, तो कोरोना कारण उसको रिवाइज किया गया, बजट आंकड़ा बहुत एक्सपेंडिचर क्योंकि खर्च नहीं हो पाया। तो अब कई लोग ये कह रहे हैं कि पिछला बार जो खर्च नहीं हुआ उसी को बढ़ाया गया बजट में। तो बात सही है कि पिछला तो पूरा 1 साल लगभग कोरोना का, क्योंकि 21-22 मार्च के आसपास से कोरोना का प्रकोप हुआ था। पिछले वर्ष विधानसभा का बजट सेशन चल रहा था और विधानसभा का बजट सेशन पहले ही समाप्त किया गया था पिछले वर्ष 2020 में। तो और उसके बाद से लगातार कोरोना का पीरियड है। लेकिन अब चूंकि टीका वगैरह आ गया है, टीकाकरण अभियान चल रहा है, तो इस साल गति पकड़ेगा। जो बजट का एलोकेशन है उसके अनुसार खर्च होगा और विभाग खर्च करने में सफल हुआ तो इसका लाभ लोगों को मिलेगा। खास करके इस बजट में पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया गया है। पर्यटन, चूंकि पर्यटन में असीम संभावना है झारखंड में, और अगर पर्यटन को आप बढ़ावा दें, दूसरे राज्यों में जाइए या अन्य राज्यों में जाइए, छोटे छोटे स्थलों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित, आपको वहाँ निराशा होगा। अगर वहाँ जाएंगे आप तो देखेंगे कि यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन तब भी वहाँ पर्यटक आ रहे हैं। और झारखंड में पर्यटन के लिए अद्भुत नेचर के बीच में बचा हुआ प्रकृति ने मैंने यहाँ सब कुछ दिया है, हॉल है, सनसेट पॉइंट में। लेकिन आप सिर्फ 2 चीज, पर्यटकों को सुविधा दीजिए और सुरक्षा की व्यवस्था करिए, क्योंकि सुरक्षा एक बहुत बड़ा है। कोई भी पर्यटक अगर जो बाहर से आएंगे उनको ये होना चाहिए कि हम सेफ अपना घर लौट जाएं। लेकिन अगर उनको लगेगा कि हम सेफ नहीं लौट पाएंगे तो कोई पर्यटक आपके यहाँ आएंगे नहीं। तो हमको फोकस करना पड़ेगा कानून व्यवस्था पर और पर्यटक स्थल के विकास पर, और पर्यटकों के रहने की व्यवस्था उत्तम हो। उसमें सड़क वगैरह का भी निर्माण होना चाहिए जो कि पर्यटकों को आने जाने वो तो जरूरी है। देखिए, संचार का नेटवर्क और बुनियादी सुविधाओं का अगर विस्तार नहीं होगा तो विनय जी आपके पास हम आएंगे। एक चीज और, जैसे कि बजट पे हम लोग चर्चा करेंगे, अगले टॉपिक पे हम लोग जाएंगे, जिस पे हम टैक्स की बात कर रहे हैं कि जैसे 1/4 अगर टैक्स आपका सेंटर से आ रहा है, और उसके बाद सरकार ने अपनी जो सोच के तहत रखी है कि लगभग 1/4 जो पैसा है उनको अपने राज्य के जो टैक्सेस है उनके जरिए आएगा। उसमें जो टैक्स का बड़ा हिस्सा होता है वो डीजल और पेट्रोल से होता है। तो एकदम मान सकते हैं कि सरकार जो हमेशा ये, जब से ये हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, तो इनका एक हमेशा से ये एक कह सकते हैं कि लगातार ये अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से, चाहे उनके वित्त मंत्री हो, लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार का खजाना खाली है। तो वैसे में लोगों को एक थोड़ी सी उम्मीद थी कि भाई हमारा जो टैक्सेस है वो थोड़ा हो सकता है, वैट थोड़ा घटता तो डीजल और पेट्रोल में हमें थोड़ी राहत मिलती। उसकी संभावना ही नहीं दिखी। तो कितना रियलिस्टिक है अगर सरकार थोड़ा सा लोगों को मदद करती तो इस पहलू से? देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये सामान्य परिस्थितियों में आया हुआ बजट नहीं है, और सामान्य स्थितियों में इस तरीके की अपेक्षाएं आमतौर पर होती हैं। पर डीजल सरकार के खजाने वाकई खाली हैं, ठीक। और आप इसको देखिए, सरकार ने बजट में बैलेंसिंग एक्ट किया है। उसने अगर डीजल पेट्रोल के प्राइसेस नहीं घटाए, कोई नया कर भी नहीं अपनी तरफ से लगाया है। अच्छा, और ऐसे में देखिए सरकार के खजाने खाली हैं। हम लोगों ने इस पर बहुत वर्क किया है, बहुत तरीके की बातें हो रही हैं कि डीजल के प्राइसेस रिड्यूस करने से भी बहुत ज़्यादा एक तो सरकार पर लोड आएगा, उसकी भरपाई, और बेसिकली जो इंडस्ट्रियल यूज़ है डीजल का वो उसमें कोई विशेष फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इस समय जो ज़रूरत है, पब्लिक को भी सरकार के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि आप एक तरफ देखिए, अब हमारी अपेक्षा डीजल और पेट्रोल के में राहत की रही। दूसरी तरफ से अगर सरकार ने कोई आप पर नया टैक्स नहीं लगाया, इवन आपने ग्रामीण इकोनॉमी को ड्राइव करने की कोशिश करी, सरकार का ये जो बजट अगर आप इसको देखें तो बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट से किया गया है, और इसके नतीजे जैसा आपने कहा कि दीर्घगामी होंगे। और ये वाकई, अब आप इसमें अगर इस तरीके से देखें कि जो भी व्यवस्थाएं, घोषणाएं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए की गई है, ग्रामीण व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो रोज कमाता है और रोज व्यवस्था में पंप करता है पैसा। तो ये इसका इम्पैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इकोनॉमी को रिवाइव करने में आएगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत सेंसिबल और बहुत सोचा समझा बजट है। और देखिए, स्थितियां सुधरती हैं तो डीजल और इस पर आगे सरकार क्या कॉल लेती है। विनय जी, जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं कि ठीक है, सरकार ने कुछ प्रोमिसेस जो जनता से पहले किए थे, उसको लोगों को उम्मीद रहता है कि बजट में उसका प्रोविजन किया जाएगा। जैसे कृषि की बात अगर हम करें तो कृषि में लगभग 1200 करोड़ रुपए का प्रोविजन इस बार किया गया है, कि जो कृषि ऋण माफी की बात करें तो लगता है कि ये पर्याप्त बजट में प्रोविजन किया गया है इसको लेकर? 2 चीज, जो आप डीजल और पेट्रोल की बात कर रहे थे, तो अभी डीजल और पेट्रोल को जीएसटी से अलग रखा गया है। जीएसटी
आप ले आएंगे तो ऑटोमेटिक दाम घट जाएगा, क्योंकि जीएसटी में टैक्स 29% से अधिक है नहीं, अभी आपका टैक्स बहुत काफी ज्यादा लग रहा ज्यादा है, जाता है। तो इसलिए जीएसटी में तो लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमको जीएसटी के अंदर डीजल पेट्रोल को लाया जाए, तो अभी वो लाना संभव नहीं है, क्योंकि भारत सरकार को भी रेवेन्यू आना है, झारखंड सरकार को भी रेवेन्यू आना है, और अगर रेवेन्यू नहीं आएगा, आपके पास राजस्व नहीं आएगा, तो आप सोशल सेक्टर में खर्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये देश में क्या है, विषमता है, गरीबी अमीरी के बीच काफी खाई है, जहां 1% लोगों के पास अकूत संपत्ति है देश में, और गरीबी से करीब करीब 40 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करते हैं, उनको जो उनका खाना मुश्किल होता है। तो ऐसे सेक्टर पर ऐसे लोगों को, जो महात्मा गांधी कहते थे कि अंतिम छोर पर बैठा हुआ हो, या अंत्योदय का जो सिद्धांत है दीनदयाल जी का, तो उसके तहत कि अंतिम छोर पर जो बैठा है, अंतिम पायदान पर जो बैठा है, उसका जीवन स्तर बेहतर हो, तो किसी भी कल्याणकारी सरकार के लिए ये सबसे जरूरी चीज है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक उसको सरकार का लाभ पहुंचे। और उसी के लिए देखिएगा इस बजट में पेंशन योजना वगैरह के लिए, और जो आप किसान ऋण की बात, किसान ऋण 2000 करोड़ रुपया पिछली बार बजट में था, तो उतना खर्च नहीं हो पाया, क्योंकि कोरोना पीरियड में काम नहीं हो पाया। फिर इस बार भी बजट में प्रावधान किया गया 50,000 रुपया तक का जो कृषि ऋण है उसको माफ करने का काम किया जा रहा है। किसानों को बूस्टअप किया जा रहा है, खेती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, मत्स्य पालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, मिल्क पर भी विशेष ध्यान की मिल्क का प्रोडक्शन बढ़े, मिल्क का बने फैक्ट्री बने, मिल्क पाउडर बनाने का लगे, तो जैसे किसानों को समृद्ध करने का, किसानों की आय दुगनी कर, प्रधानमंत्री का भी सोच है कि हम किसानों की आय दुगनी करें, और यहाँ के मुख्यमंत्री का भी सोच है किसानों की आय को हम बेहतर बनावें, किसानों को मजबूत करें, क्योंकि ये कृषि प्रधान। इसी सोच के साथ लगता है कि कृषि का जो बजट लगभग बढ़ाया भी गया है, तो शायद प्रोविजन इसी वजह से लगभग 10% कृषि मद में पैसा इस बार बढ़ाया गया है पिछले बजट की तुलना में, तो शायद ये सोच जो आप बात कह रहे हैं वो उसके पीछे रही होगा मकसद। कृषि प्रधान देश है भारत, ही कृषि प्रधान देश है, यहाँ की इकोनॉमी कृषि पर आधारित है, खेती पर आधारित है, यहाँ ज्यादा लोग खेती पर आश्रित है, तो उनको उनके जीवन स्तर को बेहतर करने किसानी पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, और किसानी पर ध्यान देने के लिए आपको इन सुविधाओं पर, जैसे पानी की सुविधा हो, बीज की सुविधा हो, उनको खेती के अलावा अन्य चीज़ों से जोड़ा जाए, बकरी पालन से जोड़ा जाए, मछली पालन से जोड़ा जाए, अन्य चीज़ों से, गौ पालन से जोड़ा जाए, गौ पालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो ये इनसे ये किसान मजबूत होंगे, और जब किसान मजबूत होंगे तो आप समृद्ध झारखंड का निर्माण, जो मुख्यमंत्री का भी सोच है, प्रधानमंत्री का भी सोच है कि हम बेहतर झारखंड बनावे, बेहतर देश बनावे, तो उस दिशा अग्रसर होगा। क्या युवाओं को लगता है कि इस बजट से निराशा हुई होगी, क्योंकि चुनाव में एक प्रोमिसेस किए गए थे कि बेरोजगारी भत्ता उनको दिया जाएगा, उसका कोई प्रोविजन इस बार बजट में नहीं दिखता, तो एक निराशा कह सकते हैं क्या युवाओं? लेकिन निराशा इसलिए नहीं हुई है कि अगर आप ग्रामीण में देखें तो स्वरोजगार को प्रमोट करने के लिए सरकार ने प्रोविजन किया है, और जैसे रोजगार अब इमीडिएट डायरेक्ट रोजगार नहीं है, लेकिन डेयरी प्लांट मान लीजिए लगेगा कुछ समय में, तो उस पर भी रोजगार पैदा होंगे। तो बजाय बेरोजगारी भत्ता जैसी व्यवस्था के सीधे डायरेक्ट रोजगार लाने का सरकार ने काम किया है, और ये धीरे से या एक निश्चित अवधि बाद ये सारी चीजें हमको पे करेंगी। तो आज का युवा समझता है इस चीज, इन सब बातों को, और मुझे लगता है कि तमाम तरीके की जो इसमें प्रावधान किए गए स्वरोजगार को लेकर, और आप देखिए कि रोजगार को लेकर ओवरऑल जो प्लानिंग है सरकार की, वो कुछ समय में ये आकार लेने लगेगी। जी, और देखिए कल इसी पर हम लोगों ने एक सवाल किया था वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से कि आपने 2 प्रोमिसेस किया था चुनाव के पहले, कि एक तो सस्ती 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे, और दूसरा ये, तो उन्होंने साफ कहा था कि हम करने जा रहे हैं अगले बजट तक, बजट तो हम ले आए हैं, लेकिन अनुपूरक में भी उसकी व्यवस्था होगी। प्रथम अनुपूरक में बेरोजगारी भत्ता, हम उसका प्रारूप तैयार कर रहे हैं, हम बिजली के लिए सर्वे करा रहे हैं कि 100 यूनिट तक कितना खर्च आएगा, कितना पैसा आएगा, तो वो चूंकि कोरोना काल में वो हो नहीं पाया था, तो अब होगा, तो उसको हम में उसकी व्यवस्था करेंगे, उस राशि की व्यवस्था करेंगे। तो सरकार में प्रावधान है कि प्रथम अनुपूरक लाइए, द्वितीय अनुपूरक लाइए, और बजट में उसका प्रावधान करिए। तो उन्होंने कहा कि हम जो वादा किए हैं उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए आने वाले समय में
पता चलेगा कि कितना फुलफिल कर पाते हैं कर अपने पाते वादों हैं को। क्या कि जी लगता है कि जो चुनावी वादे किए जाते हैं और उसको जब बजट में जब उसको उतारने की बारी आती है तो वो चीज़ें जो रियलिस्टिक होती है वो क्या कुछ हो पाती है या कुछ कुछ रहते हैं जो चुनावी वादे सिर्फ चुनावी वादे होते हैं? देखिए क्या है कि सरकार का तो प्रयास रहता है हाँ और अगर 5 साल रहती है तो उसके पास स्कोप रहता है कि वो अलग अलग वर्ष में इन चीज़ों को ला सके, इम्प्लीमेंट कर सकें। और देखिए अल्टीमेटली एक विजन, एक सोच होना और उसको मीट कर पाना, मुझे नहीं लगता देश की कोई भी सरकार आज तक जो अपने सारे वादे पूरे कर सकी हो, क्योंकि ये सारा जो काम है वो फंड की अवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है। तो और जैसा कि आप कोरोना काल से आप बाहर होकर आए हैं तो ऑलरेडी सरकार के पास, सरकार के खजाने खाली हैं और ये सत्य भी है। तो सरकार की अगर मंशा हो भी और सरकार चाहे, हम तो जानते हैं, तो भी वो इन हालात में पूरी नहीं कर सकती। तो अपने तो इनफैक्ट जो एक्सपेक्टेशन है वो भी रियलिस्टिक होनी चाहिए। अच्छा, एक स्कीम जो नई शुरू की गई विनय जी वो है गुरुजी किचन ग्राम योजना। तो पहले से मुख्यमंत्री दाल भात यहाँ चल ही रहा था, तो इस तरह की योजना शुरू करने का क्या मकसद लगता है? देखिए है क्या कि झारखंड एक गरीब इलाका है, यहाँ है मिनरल्स है, तो झारखंड रिच है लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। तो गरीब लोगों को 5 रुपया में भोजन मिल जाए, ये बहुत बड़ी योजना है। तो ये व्यवस्था की गई, पहले भी दीदी किचन था, मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र चलता था, अभी खोलने की योजना है। तो ये क्रांतिकारी कदम है। और जो सबसे खाद्यान्न सिक्योरिटी जो है, खाद्य के मामले में जो कहा जाता है कि कोई भूख से नहीं मर पाए, तो उसकी सरकार ने व्यवस्था की है कि कोई आदमी भूखा नहीं रहे, कोई भूखा सो नहीं सके, उसको सस्ते से सस्ते दाम में 5 रुपया में चावल दाल बने भोजन कराया जा सकता है। तो ये एक अच्छी योजना है और गरीबों के कल्याण के लिए योजना है। इससे गरीब काफी लाभान्वित हो गए। कल तो वित्त मंत्री कह भी रहे थे कि भाई कोई भी आप लोग भी चलिए, तो आप लोग भी देखिए कितना इसका खाने का। हाँ, मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। हम लोग 2-3 जगह हम लोग किए। एक चीज और अंकित जी, जो थोड़ा सा कल विधानसभा में जो देखने को मिला, ठीक है, सरकार अपने बजट पेश कर रही थी, विपक्ष ने जिस तरीके का रवैया, जो भाजपा विपक्षी दल है उनकी तरफ से जो रवैया यहाँ पे अपनाया गया, वो एक पैरेलल बजट वहाँ पे समानांतर तरीके से पेश कर रहे थे। ये क्या दर्शाता है, किस तरीके का ये माहौल है, या विपक्ष का ये जो रवैया है इसको आप किस तरीके से लेते हैं? अब देखिए स्थितियाँ बहुत आदर्श, राजनीति आदर्श पे तो चल नहीं रही। और दूसरी चीज, राजनीति की कुछ पहलू हैं जो मतलब क्रिकेट मैच की तरह ही खेला जाएगा। पोजीशन का काम है क्रिटिसाइज करना, उसने उसे क्रिटिसाइज करना था। तो हालांकि ये निंदनीय है, मतलब आप तथ्यों और मुद्दों पर आप बात करें बजाय इस हंगामे के लिए। लेकिन ये आजकल तो ट्रेंड हो चला है, अगर आप ये इस तरीके से देखें। पर जनता सब समझती है, लोग समझते हैं कि ये मुद्दा वाकई कितना ताकतवर है और हम ही एग्जाम्पल सेट करते हैं लोगों के सामने। तो आप बेहतर है कि अनुशासित ढंग से अगर आप प्रदर्शन करें या अनुशासित ढंग से अपनी बात रखें, तो मेरे ख्याल से किसी भी विपक्ष की छवि बेहतर। क्या आपको क्या लगता है इसके पीछे मंशा क्या रहा होगा विपक्ष? ये सबसे बड़ी बात क्या है कि अब बजट का अब जो विचार विमर्श जो होता है, ये जो चर्चा है, बहस है, तो बहस का स्तर गिर रहा है। हम लोग पिछले 25 सालों से बिहार से लेके यहाँ तक 25 सालों से विधानसभा कवर कर रहे हैं। पहले के लोग थे, अगर आप जाइएगा लाइब्रेरी जाइएगा तो आपको विधायक बड़ी संख्या में पढ़ते मिल जाएंगे। तो वो लोग पढ़ते थे, अध्ययन करते थे, तैयारी करते थे, आके डिलीवर करते थे। और जब उनका बहस सुनने में अच्छा लगता था, बहुत चाव से हम लोग भी सुनते थे, कुछ नई जानकारी मिलती थी। अब चूंकि खत्म हो गया, लोग भी जो पब्लिक है उसको विधायक से इसका उम्मीद नहीं है कि बढ़िया बहस करें, उनको नाली गली सड़क इसकी उम्मीद रहता है कि नाली ठीक करा दें, सड़क ठीक करा दें। अब देखिए विधायक का काम है कानून बनाना, स्टेट के कल्याण के लिए काम करना, बजट बढ़िया बनाना, बजट बनाने में सहयोग करना, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। लोकतंत्र में दोनों अंग हैं। लोकतंत्र में तो सत्ता पक्ष और विपक्ष सरकार अंग माना जाता है, तो दोनों का सहयोग होता है। लेकिन अब क्या परिपाटी हो गई, जो आप अच्छा काम कर रहे हैं हम कुछ विरोध में बोलना है, तो ये परिपाटी डेवलप कर गई है। कभी जब झारखंड मुक्ति मोर्चा थी तो पिछला सदन जब रघुवर दास सरकार थे तो वो नहीं चलने दे रही थी स्थानीयता के मुद्दे पर। अभी उसका बीजेपी बदला लेने की कोशिश कर रहा है। ये कोशिश, रोज हंगामा, डेली हंगामा चल रहा है और हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई हो रही है। दर्शक दीर्घा हो या पत्रकार दीर्घा हो, कुछ सुनाई भी नहीं पड़ता है, लेकिन अब इसी में सदन चल रहा है। हालांकि मेरा व्यक्तिगत मानना है, हम कई लोगों से कहे भी कि अगर सदन नहीं चलती है तो इससे फायदा विपक्ष को नहीं,
होता है, क्योंकि सरकार को जवाब नहीं देना पड़ता है। ऐसे जनता के मुद्दों को, जनता की समस्याओं को विपक्ष के विधायक उठाते हैं और सदन से उसका समाधान निकलता है। लेकिन अगर उनके सवाल नहीं लिए जाएंगे, उनके सवाल टेकअप नहीं होंगे, तो नुकसान उनका होगा और जनता का नुकसान होगा अल्टीमेटली, अगर कहें तो इसलिए पार्टिसिपेशन में, लोकतंत्र में विचार बहस होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए और चर्चा से ही हर समस्या का समाधान होना चाहिए। हंगामा किसी समस्या का समाधान नहीं, लेकिन क्या है कि मीडिया के लिए हंगामा करेंगे, कोई टेबल पर चढ़ जाएंगे, कोई बेंच पर चढ़ जाएंगे, कोई नारेबाजी करेंगे, तो सुर्खियां बनती है। आदर्श लोकतंत्र का ये चेहरा नहीं हो सकता जिस तरीके की झलक आजकल लोकतंत्र में चर्चा महत्वपूर्ण है और बहस से ही और समाधान निकलता है। बिल्कुल। अंकित जी, अगर हम कहें कि जिस तरीके से प्रोविजन किया गया कृषि क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, तो आपको लगता है कि जो प्रोविजन आज के डेट में कहा जाता है कि झारखंड में स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा जोर देने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास बहुत बड़े बड़े अस्पताल नहीं है। छोटे शहरों में जो कह सकते हैं कि आपके चाहे वो जमशेदपुर हो, धनबाद हो और भी जो शहर है, वहाँ पे उस तरह की बुनियादी सुविधाएं नहीं विकसित हो सकी। हालांकि मेडिकल कॉलेज खोले गए 4 जगहों पे, लेकिन उसका विकास जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। बजट में क्या लगता है कि जो प्रोविजन किया गया वो मीट करेगा कमियों को? अपनी बात आपने सही कही। स्वास्थ्य एक ऐसा मद है जिसमें आपको पूरे देश में, झारखंड ही नहीं पूरे देश में जबरदस्त पैसा लगाने की जरूरत है। अब झारखंड में भी इस बार जितना प्रोविजन किया गया, इससे ज्यादा किया जा सकता था। पर फिर क्या है कि आप देखिए कि सरकार को अवेलेबल फंड्स में से ही चीज़ों को अप्रोप्रिएट करना पड़ता है। तो आज की तारीख पहले गरीब व्यक्ति के हाथ में भोजन की व्यवस्था हो जाए, उसको 2 जोड़ा बैल देकर, अब उसके पास मनी हाथ में कैसे है, वो 2 जोड़ा जो उसको जोड़ा बैल मिल रहा है, वो अगर मछुआरे को नाव मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी फाइनेंशियल स्थिति को स्ट्रांग कर रहा है। उसके हाथ में कुछ पैसा बचेगा, वो कर्ज लेने से बचेगा। तो आज की तारीख में कंजम्पशन बढ़ाने के लिए आपको रूरल इकोनॉमी ड्राइव करनी पड़ेगी। तो रूरल इकोनॉमी ड्राइव करने के लिए किया गया, और निश्चित तौर से स्वास्थ्य में स्कोप है, और पर कुछ जैसे ट्रॉमा सेंटर वगैरह घोषणा इन्होंने करी है, ये देखा जाए तो नाकाफी है। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे से समय के साथ अगले बजट में जैसे जैसे सिनेरियो सही होगा, क्योंकि सरकार समझती है उसकी प्रायोरिटीज क्या है, तो स्वास्थ्य में आगे काम होना चाहिए। क्या अभी अंकित जी ने सही कहा, लेकिन स्वास्थ्य का बजट इस बार कम है पिछली बार से, और प्रमुखता से दैनिक भास्कर वगैरह अखबारों ने भी उठाया है। तो ये बजट बढ़ना चाहिए था, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे अभी जरूरी सेक्टर है, और उस शिक्षा में भी बजट कम है पिछली बार से। तो उस शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप एजुकेशन पर, लेकिन कुछ चीजें बजट में अच्छी बात है, वो है क्या कि अब निर्धन लड़का भी विदेश में पढ़ाई करने जा सकता है, जो एक बहुत अच्छी चीज है। बजट में ये प्रावधान किया गया है। 10 बच्चों को सरकार स्कॉलरशिप देगी, विदेश जाके पढ़ाई। कल कह रहे थे रामेश्वर उरांव भी, संसदीय कार्य मंत्री, ये वित्त मंत्री कह भी रहे थे कि अगर हमारे समय में प्रावधान होता तो हम भी विदेश जाते। तो ये एक अच्छी योजना है, और इससे ग्रामीण क्षेत्र में कमजोर तबके के लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो विदेश जा सकते हैं। तो ये अच्छी चीज है, लेकिन अब चूंकि पैसा जितना रहेगा उसी में आप करेंगे, तो उस अगर स्वास्थ्य के, शिक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो थोड़ा सा निराश करने वाला भी बजट रहा। नहीं, जिस तरीके से अगर लगता है कि झारखंड में दोनों से के कम्युनिटीज पे हम चाहेंगे इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए, जितना आपके पास संभावनाएं हैं उस अनुसार आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। अगर इन्वेस्टमेंट आता तो शायद जो आप टैक्स उम्मीद लगाते हैं वो टैक्स आपका कई गुना बढ़ता, तो वैसे में आपको खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ती, शायद उस सेक्टर पे काम करने की जरूरत है, लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर इन्वेस्टमेंट देखिए, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए सबसे पहले आपको लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव करना पड़ेगा। अभी हाल में आप देखिए नक्सली जितनी घटनाएं हो रही हैं, तो ये कोई बहुत देश बाहर नहीं जाता, और निवेशक को सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर चाहिए और सरकारी लाल फीताशाही नहीं हो। तो इन दोनों मोर्चों पर सरकार को बहुत काम करने की जरूरत है, और अगर ये मजबूती से इन पर काम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, नक्सलिज्म जो है ये मेजर प्रॉब्लम है, तो इस पर आपको बहुत सख्ती से स्टैंड लेने की जरूरत है। क्या विनय जी? निश्चित रूप से निवेश से बहुत जरूरी है, लेकिन इस पर फोकस इस बार नहीं किया गया बजट में। इसकी कमी खलती दिखाई देती है, और क्रिटिसाइज भी जो भाजपा के नेता लोग हैं क्रिटिसाइज भी किए, जो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास हों या पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय मंत्री, उन लोगों ने बजट की आलोचना की। लेकिन चूंकि आलोचना भी करना है, लेकिन कई चीजों को जो उन्होंने उठाया है तो उसमें कुछ दम है। तो खास करके निवेश पर
निवेश पर पहले भी उतना अच्छा काम नहीं हो पाया था और संभावना काफी है, क्योंकि यहाँ आपके पास सब चीज है, संसाधन है, अब उसको आपको विकसित करना है, बढ़ाना है, लेकिन निवेशकों को अवसर देंगे तब। एक बार हमने एक बड़े पूछे, भाई निवेशक, बिहार के संदर्भ में बात हो रही थी, हम पूछे निवेशक आएगा? बोले कौन आएगा? निवेशक कमाने के लिए आता है, वो सोशल काम करने के लिए नहीं आता है, समाज सेवा करने के लिए। अगर उसको लगेगा कि हमको पैसा लगा रहे तो उससे हमको रिटर्न मिलेगा तभी। तब वो तो कुछ जब कर तक सकता कानून है। व्यवस्था की स्थिति बेहतर नहीं होगी, जब तक उनको सुविधा नहीं होगा, सिंगल विंडो सिस्टम नहीं होगा, उद्योगपतियों को उसको लगेगा कि हमको सब चीज से सुविधा मिल रहा है, तभी निवेशक आएंगे। तो इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन युवा हैं, काम निश्चित रूप से उम्मीद हम कर सकते हैं। फाइनल कमेंट अंकज जी, किस तरीके से अगर आपको कहें कि बजट का आउटकम अच्छा दिखेगा, एक फाइनल कमेंट? निश्चित तौर से बजट का आउटकम अच्छा दिखेगा, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें अर्थव्यवस्था में जुड़ेंगी और उसका नतीजा सामने आएगा। तो हम बजट जो झारखंड में पेश किया गया, वो बजट पे क्या कुछ प्रोविजंस किए गए थे और क्या उसका फलाफल दिखेगा, ये हम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान विनय कुमार और अंकित जी थे। इन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।